हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्वांग समता के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2 जो है देखने वाले हैं। पार्ट 1 में आप देखे हैं कि सर्वांग समता जो है क्या होता है और कोण में, वृत्त में, वर्ग में, रेखा में और रेखाखंड में सर्वांग समता कैसे होता है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता कैसे होता है, त्रिभुजों में सर्वांग समता का क्या नियम है। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता। तो जैसे सर्वांग समता का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां। और ये जो गुण पाया जाता है इसको बोलते हैं सर्वांग समता। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए हम सबसे पहला नियम ले रहे हैं भुजा 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 सर्वांग समता। अब इसका क्या मतलब होता है इसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर जो है एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी, और यहां पर एक और त्रिभुज ले लेते हैं और यहां पर हो जाता है त्रिभुज डी ई एफ। क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, कोई नाप करके नहीं बना रहा हूं, तो आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, पर जो हम यहाँ पे मापदंड जो दर्शाने वाले हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भुजा ए बी मान लेते हैं भुजा डी ई के बराबर है, भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर है, और भुजा ए सी जो है भुजा डी एफ के बराबर है। यानी कि पहले त्रिभुज के तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीन भुजाओं के यदि बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। और ये जो गुण है या ये जो नियम है उसको हम बोलते हैं भुजा 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 सर्वांग समता। तो यहां पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर अगर डी एफ है तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और ये हो जाएगा आपका भुजा 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 सर्वांग समता। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले त्रिभुज के तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए। सेकेंड इसमें हम लोग देखते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि भुजा कोण भुजा यानी कि दो भुजा और उनके बीच में बनने वाला कोण, यदि पहले त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। कैसे उसको हम दर्शाएंगे उसको भी यहां पर देख लेते हैं। त्रिभुज का नाम मैं अलग अलग दे रहा हूं। यहां पर है ए बी सी और इधर मैं ले लेता हूं पी क्यू आर। अब यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में इस त्रिभुज का भुजा ए बी और इसका जो है पी क्यू यदि बराबर है, इस त्रिभुज का भुजा बी सी और इसका क्यू आर ये दोनों बराबर है, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, दो भुजा बराबर हो गए। और इनके बीच का कोण ये है कोण बी और यहां पर है कोण क्यू। यदि ये दो भुजा इस दो भुजा के बराबर और इनके बीच का कोण इस कोण के अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो दो भुजा ले रहे हैं उसके बीच का कोण जो है बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और कोण बी बराबर जो है कोण क्यू होना चाहिए। तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर
ये दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये जो गुण होता है इसको भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। अब आगे देखते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता में क्या होगा, यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं और यहां पर एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी और यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ। अब यहां बोला गया है कोण भुजा कोण, यानी कि यहां पर कोण ए और कोण डी बराबर हो, कोण बी और कोण ई बराबर हो, और इनके बीच में जो बनने वाला एक भुजा है वो दोनों आपस में बराबर हो। कहने का मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और एक भुजा के बराबर होना चाहिए, तब फिर ये क्या कहलाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। और ये गुण क्या कहलाएगा, यही नियम क्या कहलाएगा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहलाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में यदि कोण ए जो है कोण डी के बराबर हो, कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो, और भुजा ए बी जो है भुजा डीई के बराबर हो, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डीई एफ के। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर नियम को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप PN पटेल क्लासेस का लिंक दिया रहता है, उसके द्वारा जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए और वहां पर जो है आपको कक्षा 7वीं का पूरा सूत्र जो है आपको मिल जाएगा। तो अगला हम यहां पर देखने वाले हैं चौथा, समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। अब ये क्या होता है, यहां पर नाम से ही स्पष्ट है समकोण, यानी कि दो त्रिभुज जो आप लेने वाले हो दोनों के दोनों जो है समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो यहां पर जैसे मैं दो त्रिभुज ले लिया हूं, दोनों के दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये ए बी सी और इसको मैं लिख देता हूं एल एम एन। इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि हमेशा ए बी सी और डी ई एफ ही लेना है, क्या ऐसा नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम एन, इन दोनों में अगर देखा जाए तो नियम बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज मतलब दो समकोण त्रिभुज लिया गया है, पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर, और इसके अतिरिक्त एक अन्य भुजा अगर बराबर है तो इस कंडीशन में जैसे ये समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज, तो ये तो 90 अंश होगा ही, ये भी 90 अंश होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता था समकोण त्रिभुज ए बी सी व समकोण त्रिभुज एल एम एन में इसका कर्ण है ए सी और उसका कर्ण है एल एन। एक भुजा है बी सी और दूसरा भुजा यहां कर लेते हैं एम एन। तो ये जो है क्या कहलाएगा, दोनों के दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। या फिर अगर आप समकोण त्रिभुज यहां नहीं लिखते हो तो क्लियर आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एल एम एन में पहले सबसे पहले दर्शा देना समकोण को, कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 अंश, ये समकोण हो गया। कर्ण यहां पर है कर्ण ए सी और यहां पर कर्ण है एल एन, और एक भुजा यहां पर है बी सी और इसमें है एम एन। तो आप समकोण त्रिभुज लिख दोगे तो ये दोनों को दर्शा दोगे, पर्याप्त है। नहीं तो फिर ये तीनों को आपको दर्शाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है
दोनों त्रिभुज जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुजों में सर्वांग समता देखने के लिए जो है हमारे पास 4 नियम हैं। भुजा 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 सर्वांग समता, पहले त्रिभुज के 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर होना चाहिए, तो ये जो है दोनों सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, पहले त्रिभुज के 2 भुजा और मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत भुजा और मध्य के कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तीसरा है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, पहले त्रिभुज के 2 कोण और उनके मध्य की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोण और एक भुजा के बराबर हो जाता है, तो ये जो है सर्वांग सम होगा और इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता। और लास्ट है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, तो इसमें अगर 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं, पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे के कर्ण के बराबर, पहले समकोण त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे के एक भुजा के बराबर यदि हो जाता है तो दोनों जो है सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे और इस नियम को क्या बोला जाएगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है सर्वांग समता से संबंधित सारी चीज हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में जो है हम प्रश्नावली के प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।